मैं आपके साथ हूँ सुमित पांडे और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके संबंध में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। विषय है राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का मामला। बीच बीच में सुनने में आता है कि इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मामला चलाया गया या किसी ने भारत माता की जय नहीं बोली तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया गया, या जेएनयू में जो कुछ भी हुआ कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया गया और ये लोग जेल के अंदर क्यों नहीं है, ये प्रश्न बार बार उठता रहता है। तो क्या आईपीसी में देशद्रोह जैसे अपराध हैं भी या नहीं, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। हमारी आईपीसी 1860 में आई। 1834 में पहला लॉ कमीशन बनाया गया था जिसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले। इन्होंने ही आईपीसी की ड्राफ्टिंग की थी और ये पूरे भारत में अक्टूबर 1862 में लागू हुआ। क्या तब देश का अस्तित्व था? तो इसका उत्तर है नहीं। तब भारत देश जैसे किसी भी स्थान का अस्तित्व नहीं था। तो क्या था? ये जो सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप है इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कई रियायतों में बटा हुआ था, राजा राज्य का प्रमुख हुआ करता था और समझिए कि एक राज्य ही एक देश है जो भारत देश या यूनाइटेड इंडिया जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ भूभाग है, ये जो भूखंड है, इसे अंग्रेजों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम दिया था। तो भारत देश का अस्तित्व उस समय तक नहीं था। इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राचीन समय से भारत देश का अस्तित्व है और भरत राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया था। मैंने कहीं हास्यास्पद बात पढ़ी कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो व्याख्या करते हैं उन्होंने लिखा है कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो कृष्ण कह रहे हैं कि गीता में वो अर्जुन को भारत नाम से बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे भारत, अर्जुन को संबोधन दे रहे हैं। अर्जुन के कई सारे नाम हैं जैसे कि पार्थ, भारत, सखा, कई नामों से वो उनको बुलाते हैं। तो यहाँ वो अर्जुन को भारत नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो भारत का अस्तित्व कब आया जानना जरूरी है। जब भारत का संविधान बना तब हमने देश का वास्तविक नामकरण किया। आज़ादी के बाद एक तो पूरे देश को यूनाइटेड करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दे दी गई और जब संविधान बना तब इस देश का नाम रखा गया। हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 अर्थात आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि हमारे देश का नाम क्या है। तो हमारे देश के दो नाम हैं। एक बात और समझने की ज़रूरत है। लोगों को ऐसा कहा जाता सुना गया है कि हमारे देश के दो नाम क्यों हैं, भारत को अंग्रेजी में इंडिया क्यों कहते हैं और किसी दूसरे देश को कुछ और क्यों नहीं कहा जाता है। ऐसी बातें आपके मन में भी होती होंगी। तो हमारे देश भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। हमारे देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। तो हिंदी में भी भारत है और इंग्लिश में भी भारत है, और इंडिया हिंदी में भी इंडिया और इंग्लिश में भी इंडिया है। तो देश के दो नाम हैं, भारत अर्थात इंडिया, और ये राज्यों का संघ है। राज्यों से मिलकर भारत देश बनता है। अगर इन बातों को समझ पाएंगे तो पता चलेगा कि देशद्रोह जैसा अपराध हमारी आईपीसी में नहीं है। मैं रिपीट कर दूं कि आईपीसी में देशद्रोह जैसा कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड सेडिशन शब्द की बात करता है, जिसका हिंदी में मतलब है राष्ट्रद्रोह का।
तो राजद्रोह कौन से वाले राजा? वे राजा जो हमारे देश पर राज करता था। ये अंग्रेजों के शासन के समय की बात है। और वो राजा कौन सा राजा? जॉर्ज पंचम की हम बात कर रहे हैं, जो यूके का राजा था, जो हमारे देश में शासन कर रहा था, जिसके हम गुलाम थे। अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ भी कहता है, कुछ बोलता है, तो उसको जेल भेजने का प्लान किया गया था। इस सेक्शन के अंतर्गत तो राजद्रोह शब्द था, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, और अभी भी राजद्रोह ही शब्द है, देशद्रोह शब्द नहीं है। आइए देखते हैं सेक्शन 124A क्या कहता है। इसकी भाषा क्या है? धारा 124A भारतीय दंड संहिता राजद्रोह के बारे में प्रावधान करती है। जैसे मैंने बताया, यहाँ शब्द है राजद्रोह, देशद्रोह नहीं। धारा कहती है जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो जो मैंने अभी सेक्शन बताया, उससे स्पष्ट रूप से आपको समझ में आया होगा कि देश के खिलाफ कुछ कहना ऐसा इस सेक्शन में नहीं है। लिखा है विधि द्वारा स्थापित सरकार, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके खिलाफ कुछ कहना जिससे लोगों के मन में घृणा पैदा हो या अप्रीति, डिसफेक्शन पैदा हो, तो 2 बातें लिखी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जिसके खिलाफ देशद्रोह में स्थापित सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ कुछ कहना इस धारा में अपराध नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपने अभी स्पष्ट रूप से समझा। इस धारा में इसमें 3 स्पष्टीकरण भी हैं, आइए समझें। ये स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण 1 कहता है कि अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि घृणा, अपमान या अप्रीति को अप्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित करने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण 3 में प्रावधान है, घृणा, अपमान या अप्रीति को अप्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के प्रशासनिक क्रिया या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं करती हैं। तो ये स्पष्टीकरण ये बताते हैं कि अगर लॉजिकल तर्कपूर्ण ढंग से सरकार के प्रति आप कोई बात कर रहे हैं, सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और क्रियाकलाप के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तो ये अपराध नहीं है। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं वापस से रिपीट कर दूं कि भारतीय दंड संहिता की यह धारा राजद्रोह शब्द के प्रति अपराध के बारे में प्रावधान करती है, देशद्रोह शब्द के बारे में नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो सरकार को इसे संशोधित करने की ज़रूरत है, क्योंकि आलोचनात्मक लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। यहाँ आलोचना करना हमारा मूल अधिकार है, तो सरकार के आलोचना करने का अधिकार लोगों को होना चाहिए, लेकिन देश के खिलाफ कुछ बोलना अपराध होना चाहिए, जिसे देशद्रोह के अपराध के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। तो इस धारा को बिल्कुल संशोधित करने की आवश्यकता है और नई परिभाषा गढ़ने की आवश्यकता है। 1-2 इम्पॉर्टेंट केसेस भी देखते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रकाश डाला है। इस धारा के बारे में एक सेक्शन है नाजिर खान वर्सेस दिल्ली राज्य, 2003 का यह मामला है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि
अगर कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है जिसमें ये पता चलता है कि सरकार के खिलाफ घृणा पैदा करने के लिए काफ़ी था, तो इतना ही काफ़ी है किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए। देखते हैं एक और केस, केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य 1962 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेक्शन 124A और 505 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो अव्यवस्था पैदा करने से लोगों को रोकते हैं, सरकार के खिलाफ किसी बात को करने और घृणा पैदा करने से रोकते हैं, और ऐसी किसी बात को करना जिससे अव्यवस्था पैदा है, सरकार के खिलाफ घृणा पैदा होती है, दंडनीय अपराध है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा 124A क्या है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही है।